Okay, so we'll just start with the unit 4, that is strategic purchasing and supply management. I hope it's visible to you. यस सर। सर एक रिक्वेस्ट है, इस संडे आप अपनी दोनों क्लास ले लो सर प्लीज। So ask the coordinator, they will schedule ना. ओके। और आपको जो नोट्स वोट्स एवरीथिंग यू रिक्वायर यू टेक इट फ्रॉम मी ऑन दिस संडे भारती, आस्क कोऑर्डिनेटर टू शेड्यूल बोथ द क्लासेस, तो मैं बहुत सारी चीजें आपको दे भी दूंगा। ठीक है, मैं उनसे बोल दूंगी कि एक बार ये सर की ना दोनों क्लासें ले लो इस संडे। हाँ, ये बोल दीजिए। ठीक है सर, थैंक यू। Okay, so now we are moving towards in operation strategy more towards how you implement strategy towards purchasing, how you implement strategy towards supply management. So this is more critical role wherein your supply, or sorry, your strategic management, when it gets infused into purchasing and supply management, right? So uh these are the agendas. So while talking about strategic purchasing, so here in what we are talking about, how we can say what could be the factors or the variables that could be responsible while making a purchase decisions. अब मैं इसको यहाँ आने से पहले I'll start off with a very basic phenomena. जब मैं मार्केट में जाता हूँ तो क्या मैं कोई भी चीज ऐसे ही खरीद लेता हूँ? नो सर। उसके पीछे भी कोई स्ट्रैटेजी बनाते हो क्या आप? यस सर। जैसे मान लो आपको कार खरीदनी है फॉर एग्जाम्पल, तो आप जाओगे खरीद लोगे? उससे पहले मतलब हम अपनी फैमिली वगैरह से थोड़ा डिस्कस करेंगे, और देन उसके बाद उसके फीचर्स वगैरह, एंड देन उसके बाद उसका एवरेज, और प्लस सबसे बड़ा चीज है पेट्रोल में, डीजल में और ईवी में क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं, और माइलेज पिकअप क्या दे रही है, अमाउंट में क्या रिफ्लेक्ट आ रहा है। काफी स्ट्रेटेजी प्लान करनी पड़ती है। राइट। तो ये तो चलो, और बजट भी। आप 20 लाख, 15 लाख, 10 लाख, 8 लाख का डिसीजन ले रहे हो। व्हाट अबाउट जहाँ पे करोड़ एंड करोड़ और लैक्स एंड नो हंड्रेड्स ऑफ लैक्स इन्वॉल्व है, वहां पे एज ऑपरेशंस मैनेजर आप अगर कोई चीज परचेज कर रहे हैं तो आप उसमें क्या चीज ध्यान देंगे? नंबर वन, जैसे इसने भारती ने बोला, कॉस्ट। सबसे पहले मैं उसका कॉस्ट देखूंगा। वैल्यू मैं जरूर देखता हूँ कि भाई वो क्या वैल्यू एड ऑन कर रहा है वो प्रोडक्ट। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। अगर मान लीजिए, जैसे अगर मैं इसको इकोनॉमिक्स से भी जोड़ू, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, एप्पल आईफोन का कॉन्सेप्ट ही इस पे चलता है, बिकॉज इट्स एन आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन जो कि आपको डिस्टिंग्विश करता है सोसाइटी में, इस वजह से आप एप्पल आईफोन लेते हो। सिमिलरली, आप जब भी एज एन ऑपरेशंस मैनेजर यू गो फॉर परचेजिंग, यू हैव टू टेक दिस स्ट्रेटेजिक डिसीजन। अगर आपने नेचुरल या से बाय डिफॉल्ट सेंसरी डिसीजंस ले लिए, तो देन यू मे लूज अपॉन सो मेनी वेरिएबल्स। तो सारी चीजें मुझे ध्यान में रखनी होती है। कॉस्ट क्या है, टाइम क्या है, वैल्यू क्या है, सप्लाई चेन रेजिलियंस क्या है, ये सारी चीजें जब मैं ध्यान रखता हूँ, उसके बाद जब मैंने बोला स्ट्रैटेजिक डिसीजन, तो क्या ये मेरी परचेज एक्टिविटी जो है ये मेरे बिजनेस गोल से अलाइन करती है कि नहीं। मैं ऐसे उठा के सारी चीजें थोड़ी ना खरीदने लग जाऊंगा, या मैं मान लीजिए सारी चीजें ही खरीदने लग जाऊं, मैं बनाऊं ही ना कुछ, या मैं सारा ही आउटसोर्स कर दूं। तो ये सारे एक्टिविटीज, ये सारे डिसीजन, एंड बिलीव मी यू हैव टू टेक डिसीजन। आप बोलते हो कि नहीं मैं सारी चीज वो कर लूंगा, कहीं मुझे ना रॉ मटेरियल चाहिए ना कुछ चाहिए, मेरे पास सारी चीजें रहेंगी एंड मैं वहां से स्क्रैच से प्रोडक्शन करके और मैं मार्केट में सप्लाई कर दूंगा, वो पॉसिबल हो नहीं सकता, ड्रीम्स में भी पॉसिबल नहीं हो सकता। So somehow or the other, you have to do it. Right. While doing it, you have to do it very, very, very strategically. Right. स्ट्रैटेजिक परचेजिंग की जब मैं बात करता हूं तो नंबर वन, वो मेरी ऑपरेशनल कॉस्ट रिड्यूस करती है, मेरी सप्लाई चेन की रेजिलियंस को वो स्ट्रेंथन करती है, वैल्यू क्रिएशन और इनोवेशन पे मैं आई कैन लाइक बैंक अपॉन, अपने सप्लायर से मैं रिलेशनशिप अच्छे इंप्रूव कर सकता हूँ, अपने रिस्क को भी मैं मिटिगेट कर सकता हूँ। तो इस वजह से मैं कई बार स्ट्रैटेजिक परचेजिंग पे जाता हूँ इंस्टेड ऑफ से परचेज प्लानिंग पे जाने से, या
going for a purchase or a random purchase, you go for a strategic purchasing. आउटसोर्सिंग की बात करता हूँ तो मैं आउटसोर्सिंग क्योंकि इन्वॉल्व होता है कुछ बिजनेस से फंक्शंस जहाँ पे मैं एक्सटर्नल सप्लायर्स को दे देता हूँ। जनरली मेरा गोल क्या होता है, कॉम्पिटेंसीज पे और कॉस्ट रिडक्शन पे। तो मैं जितना भी मेरा बैलेंस कॉस्ट सेविंग या कंट्रोल मुझे लेना है क्वालिटी पे, सो आई गो फॉर दिस आउटसोर्सिंग डिसीजन। आउटसोर्सिंग, बिलीव मी, ये चीज आपको करनी नहीं चाहिए, अवॉइड करता है हर इंसान। क्योंकि जब भी आप आउटसोर्स करेंगे, नंबर वन, क्वालिटी आपके हाथ से निकल जाएगा। नंबर टू, कॉस्ट फैक्टर जो है वो हो सकता है आपके लिए एडेड एडवांटेज हो जाए। भाई मैं अगर ये चीज खुद बनाने लगूं, मुझे बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए, बहुत सारी चीजें। मान लीजिए मेरे पास 10 लोग हैं और एक मशीन है, और तो उसमें क्या कॉस्ट आएगी आप ये देख लीजिए। या मैं अगर उसको आउटसोर्स करके उसका आधा कंपोनेंट मार्केट से ले लेता हूँ, तो वहां पे एक कंपनी है जिसके पास 100 मशीनरी है, 1 लाख लोग है उसको चलाने के लिए। तो वहां पे मेरी कॉस्ट डेफिनेटली बहुत 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 मेरी कॉस्ट में फर्क आ जाएगा। तो ये सारी चीजें मुझे हमेशा, आई हैव टू ऑलवेज कीप दिस इन माइंड व्हेन आई एम गोइंग फॉर द आउटसोर्सिंग डिसीजन। नाउ टॉकिंग अबाउट सर्टेन ड्राइवर्स ऑफ आउटसोर्सिंग, तो जहाँ पे मेरा कॉस्ट रिडक्शन, अगर मेरा कॉस्ट बढ़ रहा है तो मैं कभी आउटसोर्स नहीं कर सकता हूँ। आप क्या सोच रहे हो, एप्पल आउटसोर्स नहीं करता, amazon आउटसोर्स नहीं करता, और मे बी से माइक्रोसॉफ्ट आउटसोर्स नहीं करता, या गूगल आउटसोर्स नहीं करता, या इवन टेस्ला की बात कर लो। हर एक कंपनी का हर एक कुछ ना कुछ दे जनरली डू आउटसोर्सिंग। सारी चीजें, हाँ, मेजर कंपोनेंट वो अपने पास रखते हैं, बट दे आर सर्टेन थिंग्स, इवन द स्मॉल कंपोनेंट्स। जैसे आप इवन ये समझ लीजिए, असेंबली लाइन एप्पल की जो है, वो चाहे तो अपनी कंपनी यूएस में ही रख के वो हेडक्वार्टर्स में असेंबल कर सकता है चीजें। एप्पल जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी, उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, सबसे बड़ी कंपनी है। बट स्टिल एप्पल क्या करता है, वो अभी भी आउटसोर्स के लिए जाता है बहुत सारी चीजों के लिए। जितना जरूरत है वो उतना ही इन हाउस रखता है, उसको क्रिएट करता है। देन एक्सेस टू स्पेशलाइज्ड स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी, अगर मैं खुद बनाता हूँ एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज एन इंडिविजुअल, अगर मैं एज एन ऑपरेशंस मैनेजर देखूँ, तो मेरे जो स्किल्स होती है वो हमेशा लिमिटेड होती है। मेरा इनोवेशन जो है वो हमेशा एक लिमिटेशन पे रहता है। मेरे पास टेक्नोलॉजी जो है, ये तीनों चीजें वो भी एक लिमिटेड स्कोप में ही रहती है। मैं सारी चीजें नहीं ला सकता। आप बोलोगे नहीं इनोवेशन भी कर दो, आप बोलोगे नहीं आज के दिन एआई लगा दीजिए आप अपने सारे प्रोसेस में, एंड आप उससे रेवेन्यू मेरा बढ़ जाएगा, मेरा कॉस्ट कम हो जाएगा, मेरा प्रोडक्शन स्पीड अप हो जाएगा, मेरी सब क्या बोलते हैं, पूरा प्लांट जो है मेरा ऑप्टिमाइज हो जाएगा, तो मैं अपने ऑपरेशन प्रोसेस को अच्छे से ऑप्टिमाइज करके और ये सारी चीजें कर सकता हूँ। बट विल दैट बी एबल टू yield you a particular or a say good solution? No, that would be, no, there would be some point when it's not going to yield you a proper solution. So in that case, what you need to do, you need to go for outsourcing, जहाँ पे आपका स्किल सेट अनलिमिटेड है एक अपनी कंपनी के अंदर। और मैं जब अपनी कंपनी के बाहर निकलता हूँ, तो मैं मार्केट में देख रहा हूँ, तो वहां पे मतलब, भाई हर कोई आज के दिन एप्पल गूगल नहीं बन जाता, हर कोई आज के दिन वॉलमार्ट नहीं बन जाता, अमेजोन नहीं बन जाता। लेकिन मैं अगर एक सपोज एक स्टार्टअप हो, यार एक अपना बिजनेस हो, और मैं किसी से टाई अप कर लेता हूँ, देन व्हाट विल हैपन, या मैं इन बड़ी कंपनी से कोई सर्टेन एलिमेंट्स में से कंपोनेंट्स, अगर आई एम गोइंग फॉर अ परचेजिंग डिसीजन, मैं आउटसोर्स करना चाह रहा हूँ, तो वहां पे भी आई गेट सर्टेन बेनिफिट्स। एंड मैं आपको एक चीज और बताऊँ, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, आप सर्च करना, यू विल फाइंड, जो कि थर्ड पार्टीज में ही है। वो सिर्फ क्या करती है, प्रोक्योर करती है, जैसे कुछ भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ये बहुत होता है। मैं पूरा वो ऑपरेशंस जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, वो उससे प्रॉफिट कमाते हैं। मैं चाइना से सामान इंपोर्ट कराता हूँ और मैं इंडिया में उसको सेल आउट करता हूँ। या चाइना में कोई चीज़ नहीं है, मैं यहाँ से एक्सपोर्ट करता हूँ चाइना में, और वहाँ पे वो सेल आउट होता है। तो सिर्फ इतने से फंक्शन में भी मैं बहुत सारा, there could be a lot of money that an individual can earn, and believe me, there are certain people associated with core operations, and they are earning and they are doing that. फिर मैं बात करता हूँ कोर बिजनेस फंक्शंस की। तो जो मेरा फोकस है, दैट कुड बी ऑन माय कोर बिजनेस फंक्शंस। मैं इंस्टेड ऑफ
ये भी देखूं वो भी देखूं, और मैं आई एम अलाइंड विद हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स. I could be only aligned with one thing, and that could be my core business function, and I can take that up, and I can take it forward, right? Then increased operational flexibility. So operational flexibility is something which has to be taken care of, and operational flexibility is say one thing, no, which you have to see कि भाई अगर मेरे सब इतना मतलब स्कोप ही नहीं है कहीं पे, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी का. कई बार मैं प्रोसेस इतने स्ट्रिक्ट और स्ट्रांग बना देता हूँ कि वहां पे स्कोप ही नहीं होता. जैसे एक आप ये समझिए, फॉर एग्जांपल असेंबली लाइन की तरह, मैं अगर मान लीजिए अपने सारे प्रोसेस बना देता हूँ कि अगर 10 बजे शुरू हो गया, तो 10 बज के 1 मिनट पे अगर मान लीजिए सपोज somebody इज लेट और somebody इज नॉट देयर, तो वहां पे वो वैल्यू ऐड नहीं हो रहा, असेंबली लाइन स्टार्ट हो गई है. इसी कॉन्सेप्ट में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, वो इतने स्ट्रिंजेंट अपने प्रोसेसेस बना देती है, एंड देन दे मे फेस प्रॉब्लम. कुछ अच्छा भी कर देती है, बट देन यू नीड द काइंड ऑफ अ पीपल. भाई what I say, why these big companies are this, no, they have gained that much of goodwill in the market, or that much of name. So who brings in those kind of values to the customer for these organization? It's nobody else but your people, your employees, who do massive and great things, and finally by doing these kind of good jobs, they land to say great things. एक्सक्यूज मी Not सर, आपकी talking about सेकंड स्लाइड, सर सेकंड स्लाइड शो नहीं हो रही। वो नहीं हो रही. नहीं सर, अभी फर्स्ट पर ही चल रहा था ना, सेकंड हो रही है। अब हो रही है. हाँ जी। अच्छा, then I'll not switch to the slide share mode. ओके सर। Okay, these are the drivers of outsourcing which we talked about. Now talking about the risk that is involved in outsourcing. तो रिस्क, अब क्योंकि मैं आउटसोर्स कर रहा हूँ, तो रिस्क का इम्पोर्टेंस और इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा. As an operations manager, as an operations strategist, you need to always analyze this. क्यों ज्यादा होता है? नंबर वन, जैसे ही मैंने आउटसोर्स करा, मेरी बहुत चीजों से कंट्रोल हट जाएगा मेरे पास से. जैसे ही मेरे पास कंट्रोल हटेगा, तो मेरी क्वालिटी जो है वो इम्पैक्ट हो जाएगी. भाई मैं दूसरे की फैक्ट्री में जाके थोड़ी ना प्रोडक्शन या सारी चीजों पे देख सकता हूँ. और मैं आउटसोर्स ही इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं बाकी चीजों में भी मुझे ध्यान देना है, या मुझे अपने प्रोसेसेस ठीक करने हैं, या मुझे अपने कोर फंक्शंस पे ध्यान देना है. तो वहां मेरा क्वालिटी पे कंट्रोल, और ऑपरेशंस मैनेजर के लिए दो चीजें बहुत उसके हार्ट के, समथिंग वेरी क्लोज टू हिज हार्ट. नंबर वन इज कॉस्ट. स्पेसिफिकली अगर आप इंडिया में हो, अगर आप जापान में हो, या कोरिया में हो, या इधर सिंगापुर में हो, ताइवान में हो, ये सारी कंट्रीज जो है वो क्वालिटी सेंट्रिक बहुत ज्यादा है. तो अगर आप क्वालिटी प्रोडक्ट, मतलब जर्मनी, मतलब दीज आर दोज कंट्रीज हु आर वेरी मच क्वालिटी सेंट्रिक. तो क्वालिटी में अगर कॉम्प्रोमाइज करा है, तो आ, इन कंट्रीज से तो आप बिजनेस नहीं कर सकते हो किसी भी कीमत पे. देन supplier dependency and vulnerability. So suppliers, they are vulnerable, and as an operations manager, nobody wants to be dependent on suppliers, on say third party vendors. कोई नहीं डिपेंडेंट होना चाहता है, because there are a lot of problems. If you look upon the entire supply chain, there are a lot of problems that do happen because of these third party individuals. Because what they do, they create this kind of no problem. कोई भी चीज अगर आपको सपोज you need some of the good, तो वो आपको अगर टाइमली डिलीवर हो जाए, it may be possible that you don't get it on time. So there are instances, there are things which needs to be talked upon, which needs to be controlled. But
when things are not in your say house, then the big question is how to control them. Then hidden costs that's related to your switching and monitoring. So there are certain, कुछ तो चलिए फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल फिक्स कॉस्ट तो आपको दिख जाती है। हाँ भाई ये सारी चीजें हैं जो कि फिक्स्ड है, जो कि मुझे पता है कि आई हैव टू मैनेज दिस। बट व्हाट विल हैपन टू द वेरिएबल कॉस्ट? अगर कुछ वेरिएबल कॉस्ट आ जाती है, उसके लिए ऑपरेशंस मैनेजर हो, या अगर मैं सिर्फ एक मैनेजर की भी बात करूं, अ मैनेजर इज वेरी अफ्रेड ऑफ द वेरिएबल कॉस्ट। क्योंकि वो जो वेरिएबल कॉस्ट होती हैं, यू, बिकॉज एक प्रोसेस है which goes through hierarchies, approval from hierarchies when you are working in, say अगर आप प्राइवेट सेक्टर में, स्टिल आपके लिए थोड़ा इजी है, आप कुछ हायरार्कीज बाईपास कर सकते हो, you can get those approvals, but what if you are working in a PSU? अब वहाँ पे you can never bypass a hierarchy, वो हायरार्की से ही चीजें चलेंगी, and from those hierarchies you get to know what I should say, that you get to approve, you get the approval of those things. So this is something which is no sometimes makes you a bit critical, and sometimes makes you worry, for a worry that how to get it. Then data security breaches. अब डेटा मेरे पास है नहीं, मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरे पास थर्ड पार्टी से सारे डेटा कलेक्ट हो रहे हैं, तो वहां पे मैं, मतलब डेटा जो मैं अगर मान लीजिए थर्ड पार्टी को ही शेयर कर रहा हूँ, तो क्या वो सिर्फ थर्ड पार्टी तक अवेलेबल है? सेकेंडली, मान लीजिए थर्ड पार्टी खुद से ही उसको मिसयूज कर ले। थर्डली, अगर इफ इन केस थर्ड पार्टी खुद से मिसयूज नहीं कर रही, बट वो इतना सिक्योर नहीं रख रही है मेरा डेटा, मेरे सारे कॉम्पिटिटर्स को पता है मेरे सारे क्या प्रोसेसेस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बात करूँ, तो कोका कोला कंपनी का तो आपने नाम सुना ही है। कोका कोला ने अपने इंग्रेडिएंट जिससे जैसे कोका कोला बनती है, उसकी रेसिपी कहाँ पे रख रखी है? एनी क्लू, एनी आइडिया, एनीबडी? Just search. If you don't have any idea, please search and tell me. सर आई थिंक टॉप मैनेजमेंट में 2-3 पीपल को ही पता है, अदरवाइज सीक्रेट है उनकी रेसिपी। Yes. और वो एक सेव में लॉक्ड है, और वो भी किसी और कंट्री में, जिसका बहुत हेफ्टी कॉस्ट बियर करती है कोका कोला, ताकि वो रेसिपी जो है वो कहीं भी शेयर ना हो सके। राइट, दिस इज हाउ ऑर्गेनाइजेशन डील विद देयर कोर इंफॉर्मेशन और डेटा, वो नहीं शेयर कर सकती है। एज एन ऑर्गेनाइजेशन मैं क्या चीजें कर रहा हूँ, अगर मेरे कॉम्पिटिटर्स को पता है, then it's a big loss for me and my organization. So that's why this बट risk. सर एक चीज पूछनी थी, मतलब जैसे कोको कोला का तो ये है कि उसने एक सीक्रेटली रखा हुआ है, बट ये जो हमारे टेलीकॉम इंडस्ट्रीज है लाइक एप्पल और सैमसंग है बड़े कॉम्पिटिटर में है, बट एक दूसरे के अंदर नोइंग ये इतना क्यों ये करते हैं ऑब्जर्वेशंस में? अब सुनो, ये इसके साथ क्या है, ये तो टेक्नोलॉजी बेस्ड है, ठीक है। तो इसका जो प्रोडक्ट है, उसको आप, एक कॉन्सेप्ट है रिवर्स इंजीनियरिंग, ठीक है। तो एप्पल ठीक आईफोन है। जो बना है, इसको मैं अगर ब्रेक करके देखता चला जाऊं, तो मुझे पता चल जाएगा ये एप्पल आईफोन के कंपोनेंट्स कैसे हैं, कैसे कैसे सारी चीजें बनी है। तो रिवर्स इंजीनियरिंग पे कुछ कंट्रीज बहुत ही स्ट्रांग है, जैसे कि आपकी चाइना। तो उस यस वजह सर। से ये क्या करते हैं, इंटरनेशनल मार्केट्स में इंटरनेशनल पेटेंट्स करा लेते हैं, कि ठीक है मैं ला कर अगर ओके। आपकी टेक्नोलॉजी देख भी लूँ, आपके प्रोसेसेस समझ भी लूँ, आपकी सारी चीज़ें, लेकिन मैं उसको स्टिल, मैं लीगली अलाउड नहीं हूँ उन प्रोसेस टेक्नोलॉजी टूल्स को यूज़ करके और डिज़ाइन को, कि क्योंकि सर अभी रिसेंटली एप्पल ने अनाउंस कर दिया कि जो अपना सैमसंग का फोल्ड फोन है, अब एप्पल लॉन्च कर रहा है फोल्ड फोन। हाँ, लेकिन आप देखना एग्जैक्ट डिज़ाइन ऐसा नहीं हो सकता। इम्पैक्ट डिजाइन नहीं है, वो सैमसंग का अपना ही लोगो स्टाइल चलता रहता है हर इंडस्ट्री में। मैं अभी जैसे उसने S26 में कुछ ना कुछ फीचर्स चेंज कर रहा है,
बट ये उसको अडेप्टिंग करने की कोशिश कर रहा है एप्पल। बट सिमिलरली वो अब जो सैमसंग कर रहा है सेम उसको अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहा है एप्पल, चाहे उसकी मार्केट कुछ भी बन रही है, बट वो फिर भी फॉलो कॉम्पिटिटर भी है और फॉलो भी वो उसको बहुत डीपली नोइंग के साथ करता है। राइट, बट व्हाट काइंड ऑफ फ्यूचर यू सी अगर एप्पल जैसी ऑर्गेनाइजेशन किसी को इमिटेट करने लगे? व्हाट विल हैपन, व्हाट विल बी द रिजल्ट? एप्पल खुद एक मार्केट लीडर है एक अलग सेगमेंट में। सर, वो तो तो अपना फिर मार्केट लीडर डिफरेंशिएशन का नहीं नाम रहेगा है। हाँ जी, बोलिए मानसी जी। सर। इमिटेट करेगी अगर कोई और कंपनी एप्पल को, तो सर डिफरेंशिएशन एंड इनोवेशन कुछ रहेगा ही नहीं फिर तो। एग्जैक्टली नहीं, इनोवेशन तो चलो आपने कर लिया, लेकिन अब हम लोग स्ट्रेटेजी में एक चीज बोलते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। अगर आपकी सर स्ट्रेटेजी उसकी स्ट्रैटेजी है कि वो जैसे अब इसका फेब्रुअरी का टाइम है, उसका सितंबर का टाइम है, उस बीच में वो ये स्ट्रेटेजी ले लेते हैं कि ये कौन सी न्यू मेकिंग ऑफ न्यू फ्रेम ऑफ वर्क में ला रहा चाह रहा है, मेन मेन बेसिक डिसीजन क्या लेगा न्यू न्यू मॉडल टेक्निकल के लिए, क्योंकि इंटरनल प्रोडक्शन का भी तो कॉस्ट वगैरह हर चीज देखता है, तभी तो ये उस बिहाफ पे आईएनआर यूरोस दिराम हर चीज में इसका अपना अमाउंट को भी स्ट्रक्चर वाइज सेट करता है ना, कि जिसमें एप्पल को भी और सैमसंग को भी ये दो बिग जाइंट वो बिग फिश है, जाइंट फिश। राइट। तो इसको भी तो अडॉप्ट करने में भी तो थोड़ा बहुत मतलब कि उसको लगेगा ना कि मैं मतलब जो सैमसंग चीजें कर रहा है अभी, जैसे अब इसको देख के अडेप्टिंग पे आ गया है पूरा आईओएस, कि मैं एप्पल के इसने फोल्ड फोन स्टार्ट कर दिए, तो अब रिसेंटली अब वो कह रहा है मैं भी फोल्ड फोन बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। हम्म। ठीक है, बट उसकी जो कॉस्ट आ रही है, जो उसका स्ट्रैटेजी है कि मेन मोस्टली बंदे फोल्ड में चले गए थे सैमसंग के। ठीक है, बट उसका स्ट्रैटेजी प्लान हुआ कि मेरा नहीं हो रहा तो मैं सिर्फ कलर कंटेंट पे नहीं जाके फीचर्स में भी जाऊं और सोर्सिंग देखूं कि किस में बेटर देन उसकी एफिशिएंसी चलेगी। सर राइट, सर जैसे बट हम लोग स्ट्रेटेजी में एक बात बोलते हैं, स्ट्रेटेजी अगर आपकी सर इमिटेट मानिक हो कुछ सके। कह रहा है, आई थिंक सर मानिक कुछ कह रहा है। या प्लीज गो अहेड मानिक। सर जैसे वेंडर अगर एप्पल और सैमसंग का सेम हो और सैमसंग को उसने टेक्नोलॉजी दी है जैसे फोल्ड वाली स्क्रीन की, और फिर वही टेक्नोलॉजी एप्पल को देता है, तो उसमें कैसे हो सकता है? वो ठीक है, वो उस वेंडर की टेक्नोलॉजी पेटेंटेड है, तो आप उसकी टेक्नोलॉजी के लिए उसको एक कमीशन दोगे या पैसा दोगे और देन यू कैन यूज इट। तो वो अगर सेम, अगर मान लीजिए वो टेक्नोलॉजी अगर किसी ने सैमसंग ने बनाई है, तो मैं अभी बोला ना, पेटेंट अगर है तो वो मेरा ही राइट है उस पे, उसको कोई नहीं यूज कर सकता है। लेकिन अगर मुझे कॉस्ट आप दे रहे हो और मैं चाह रहा हूँ उस कॉस्ट पे, तो मैं आई कैन शेयर विद यू, आई कैन को क्रिएट, आई कैन इनोवेट। ये हमने सारी चीजों पे डिस्कशन करा है, डिफ्यूजन ऑफ जैसे जैसे इनोवेशन अगर एंड। जैसे ज़्यादातर स्क्रीन सैमसंग डेवलप करता है, तो शायद सैमसंग भी कुछ एप्पल को स्क्रीन्स देता है। हाँ, तो अगर सैमसंग ने जैसे न्यू टेक्नोलॉजी लाया है वो, तो उसमें वो लीडरशिप रखना चाहेगा अपने पास। तो एग्जैक्टली। तो अगर फिर वो एप्पल उसकी डिमांड करता है, तो एप्पल को क्यों देगा वो? आइडियली क्लोज कॉम्पिटिटर अगर उस सेगमेंट में वो कॉम्पीट कर रहा है, सैमसंग मार्केट बना रहा है जैसे कि फोल्ड में और एक लग्जरी फोन में जो कि एप्पल को कॉम्पीट कर रहा है, तो उसको देना ही नहीं चाहिए आइडियली। लेकिन व्हाट व्हाट सर लेकिन हैपेंस, एप्पल का बहुत बड़ा शेयर है, सैमसंग का तो बहुत ही 1% होगा उस सेगमेंट में। सर डिस्प्ले तो एप्पल को जो है सैमसंग ही प्रोवाइड हम्म। करा, फोन होगा या ऐसी इनोवेशन में एप्पल जाएगा, तो डिस्प्ले तो फिर भी एप्पल सैमसंग ही प्रोवाइड करेगा एप्पल को। तो एट द एंड फायदा तो सैमसंग का भी होगा ही, और मार्केट जब एप्पल की आएगी बढ़ेगी तो ज़्यादा अट्रैक्ट होंगी जो कंज्यूमर है ऐसी इनोवेशन से एप्पल। राइट। अब आप सपोज करो, एक जब एग्जांपल डिमांड मैं बढ़ेगी बढ़ेगी इस एक प्रोडक्ट चीज की, आपसे बोल रहा हूँ, सपोज क्योंकि करिए आप ऑपरेशंस मैनेजर हैं एप्पल में। अब आपके ऊपर एक चॉइस है, आपके पास ऑल दो R&D की टीम है, इनोवेशन है, सारी चीजें, बट आप एक डिस्प्ले क्रिएट भी कर लिया आपने, लेकिन वो इनलाइन जो कि वर्ल्ड क्लास डिस्प्ले प्रोवाइड कर रही है कंपनी सैमसंग, उसके पैरेलल में नहीं है।
अब आपके पास 2-3 ऑफर है, अब आप इस पे स्ट्रेटेजाइज करो। नंबर 1, नहीं मैं कैसे भी करके वो इनोवेशन खुद ही करूंगा और मैं खुद ही अपनी टीम से करवाऊंगा, मैं दुनिया से बेस्ट लोग ढूंढ के लाऊंगा, हायर करूंगा, पर मैं इस कंपोनेंट को भी खुद ही बनाऊंगा। नंबर 2, मैं सैमसंग से कोशिश करता हूँ कि वो को क्रिएट करे मेरे साथ और हम कुछ साथ में मिलके कर लें। नंबर 3, अगर एक सर्टेन प्राइस पे मुझे आउटसोर्स कर पा रहा हूँ मैं सैमसंग से, तो आई विल गो फॉर आउटसोर्सिंग। बाकी जो मेरे एरियाज है जहाँ पे मेरा से इनोवेशन में लीडरशिप है, मेरी कॉस्ट पे लीडरशिप है, मेरी क्वालिटी पे लीडरशिप है, मैं उसको मेंटेन करूंगा और आगे बढ़ूंगा। आप 2 मिनट लीजिए, टेक 2 minutes, थिंक ओवर इट, देन टेल मी what would be your approach as an operations strategist? आई एम गिविंग यू 2 minutes, आप अपने पॉइंट नोट करिए, देन वील डिस्कस। ये मैं आपको रियल एक सिनेरियो दे रहा हूँ। व्हाट वुड बी योर टेक इन दिस रियल सिनेरियो? हाउ यू आर गोइंग टू प्रोसीड विद दिस काइंड ऑफ अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम? एक्सक्यूज मी सर। यस भारती। सर इसमें अभी जैसे हम देख रहे हैं और जो जैसे ये स्लाइड्स है, इस यहाँ पे मैं श्योर नहीं हूँ, बट मेरा अपने 1-2 पॉइंट जो मुझे रेलेवेंट लग रहे हैं, मैं बस उसके लिए आपके साथ डिस्कस करूंगी कि फर्स्ट थिंग, एप्पल और सैमसंग ये मेजर जाइंट बिग फिश कंपनीज है, ठीक है। ये दोनों कॉम्पिटिटर भी है, ये बहुत आ रहा राइवल कंपनी भी है एक दूसरे के साथ, हम्म मतलब कंपटीशन में भी रहती है और राइवलेंसी में भी रहती है, प्लस ये फ्रेंड जोन में भी रहती है, हम्म। ठीक है। सेकेंडली चीज, इन्होंने एक चीज सही रखी हुई है कि अगर एक सितंबर दे रहा है, दूसरा फैब दे रहा है, तो ये इसके इंटरनली प्रोडक्शन जैसे चलते हैं। अब कहते हैं कि एप्पल सैमसंग इसको स्क्रीन दे रहा है, और ताइवान का तो मेन आपको पता, हमको सबको ही पता है कि वो अपनी चिप उसकी चिप के बिना हम कुछ कर नहीं सकते कंडक्टर के लिए, ठीक है। एग्जैक्टली। लेकिन इसमें जो मेजर मेजर मुझे जो लग रहे हैं, जैसे इसके एक्सटर्नल सोर्स जो बेटर एफिशिएंसी करते हैं, जिसमें हमारे को मेन आता है कॉस्ट की, कॉस्ट हम्म कॉस्ट एडवांटेज मिलता है। वो कितनी रेंज में निकाल रहा है, एप्पल कितनी रेंज में निकाल रहा है अपना फोन, वो क्या फीचर दे रहा है, ये नेक्स्ट फीचर क्या लाएगा, ठीक है। एंड सेकेंड फीचर मेजर, जैसा भी अभी एप्पल ज्यादातर कलर कंपटीशन में आ गया था, क्योंकि पहले इसने 100 वैरायटी सैमसंग ने निकाली थी। अभी जैसे स्क्रीन वगैरह आ रहा है, फोल्ड निकाल निकाल के, अब वो फ्लिप फ्लिप और फोल्ड के बाद अभी ये कोई लेटेस्ट सा कुछ निकाल रहा है, वो पूरा डिफरेंट काइंड है S27, ठीक है। लेकिन उसको बिहाफ पे देखते हुए इसने एप्पल ने पूरा वो कर लिया, इसका फोल्ड फोन हम्म कॉन्सेप्ट ही ले लिया कि क्या करना है, क्योंकि मोस्टली इसने देखा है जो कस्टमर है वो किस क्वालिटी, किस कॉस्ट और किस उस पे करे, तो उसने उसकी स्ट्रैटेजी अपनाई है, ओके।
क्योंकि उसकी मेन थी, क्योंकि उसने देख लिया 80% कस्टमर सीधा फोल्ड और फ्लिप के पीछे गया, तब जाके उसने स्ट्रेटजी अपनाई एप्पल ने कि मुझे भी अब अपने में चेंजेस लाने चाहिए, कि जिससे उसकी स्ट्रेटजी की और प्रोडक्ट की और मार्केटिंग कॉस्ट की उसकी वैल्यू बढ़े, और क्या प्राइस पे चल रहा है वो देखता है। Okay, यही anybody else? चीज Hmm. यही चीज वो लेता है सर, क्या कहते हैं, सैमसंग भी एप्पल से। सर Yes. सर अगर मैं मान के चलता हूँ कि अगर एप्पल के पास कैश फ्लो तो अच्छा है ही, और जो एप्पल की जो डिफरेंशिएशन है उसकी क्वालिटी पे ज़्यादा लिया जाता है। अगर उसे सेम क्वालिटी, कस्टमर को सेम क्वालिटी और सेम प्रोडक्ट डिफरेंट उसमें लेस प्राइस में मिलेगा, क्योंकि अगर एप्पल सैमसंग से लेगा तो उसके या तो प्रॉफिट्स ड्रॉप होंगे या वो प्राइस बढ़ा के रखेगा तो उसका डिमांड कम रहेगी। अगर कस्टमर को पता है कि सेम सोर्सिंग वहाँ से है, तो एप्पल को ये ठीक रहेगा कि वो अपनी डेवलपमेंट खुद करे अपने इंजीनियर से लगा के, R&D से, ताकि जिसकी इंजीनियरिंग क्वालिटी के जो कस्टमर उसको फॉलो अप करता है वो करे और उसके प्रॉफिट्स भी रहेंगे। Okay, fine. एक चीज और What? थी, ये इसका सीक्रेट वे है कि इसका सिस्टम iOS एक और अभी एंड्रॉइड। भारती मेरे दिमाग में एक वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग आया, एप्पल और सैमसंग की राइवलरी कैसे शुरू हुई। मैं एक शॉर्ट 7-8-10 मिनट्स का वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, देन वील डिस्कस मोर अबाउट इट, राइट। बहुत ओके इंटरेस्टिंग सर। वीडियो है, जस्ट वॉच इट फर्स्ट एंड वॉच इट केयरफुली, राइट, देन वील टॉक अबाउट इट। You'll probably remember them having quite a few rivals over the past 35 years. In the 80s, it was IBM, in the 90s, it was Microsoft, and in the 2000s, it eventually became Google. But the rivalry between Apple and Samsung is more recent and more unique, since Samsung not only competes with Apple in the notebook, tablet, and smartphone markets, but also supplies Apple with key components for their devices, like the iPhone's OLED display and flash memory chip. So let's explore how the two companies' relationship soured and how they feel about each other today. This is Greg with Apple Explained, and if you want to help decide which video topic I cover, make sure you're subscribed, and these voting polls will show up in your mobile activity feed. And don't forget to check out our new iGenius plush doll at appleexplained.com. Now, many of us today have become familiar with Samsung through the consumer electronics they sell, but those business endeavors are actually a fairly recent development considering the company's long history. In the 80s, Samsung's electronics division was focused primarily on the semiconductor business, and their then CEO, Lee Byung-chul, spoke with Steve Jobs on several occasions for advice or negotiations. In fact, the two met in person in 1983 at Samsung's offices in Seoul. Around that time, the company decided to make a sizable investment in a new chip plant in China. It's unknown if Jobs encouraged Samsung to expand their semiconductor business, but the two CEOs clearly had a friendly relationship. Apple went on to become Samsung's biggest client, ordering billions of dollars worth of electronic parts. But the friendly and cooperative relationship between Apple and Samsung didn't last forever. Before the original iPhone was announced, then Samsung CEO Lee Jae-yong visited Apple's headquarters to meet Jobs. It was then when Jobs revealed the device to Jae-yong and disassembled it, explaining how the iPhone's technology worked. And as you might expect, Samsung took the idea and ran, releasing their own touchscreen smartphone called the Galaxy just 2 years later, which ran on Google's Android operating system. As a result, Jobs asserted that Android was a stolen product and eventually called Samsung a copycat. It was at this moment when Samsung went from being Apple's ally to Apple's enemy, and the lengthy legal battle that began between the two companies in 2011 was proof that Apple was prepared to protect its intellectual property at any cost. The 7-year lawsuit war started with Apple striking first in 2011.
But it wasn't something that came out of the blue. In fact, Apple approached Samsung in 2010 and told them up front that their smartphones and tablets were infringing on Apple's patents. And because the two companies had a long history of cooperation, Apple was willing to work out a deal. They proposed a licensing agreement where Samsung would pay Apple up to $30 for every phone sold and up to $40 for every tablet. But the company declined, since they didn't believe their products had infringed on any of Apple's patents. So the following year, Apple issued the lawsuit, claiming, instead of pursuing independent product development, Samsung has chosen to slavishly copy Apple's innovative technology, distinct user interfaces, and elegant and distinctive product and packaging design in violation of Apple's valuable property rights. So was this true? Did Samsung really rip off the iPhone and steal features that Apple had patented? Well, let's see how Samsung smartphones looked before the iPhone and after the iPhone. So I think it's pretty obvious that Samsung borrowed heavily from innovations the iPhone pioneered. But what exactly were the offenses? After all, in a lawsuit, a company has to point out specific violations of their patents in order to successfully make their case. Well, Apple made a total of 16 claims against Samsung, but I want to focus on 3 in particular: trade dress infringement, trademark infringement, and infringement of design patents. Let's start with the first one, trade dress infringement. Now, what does that even mean? Well, a trade dress is the visual appearance of a product or its packaging that represents its source. In other words, it prevents companies from imitating other products in the marketplace as to prevent confusion among consumers, who may believe they're buying a product from a certain brand when in reality it's just a knockoff. And that's why we see so many knockoff Apple products sold in China, but rarely in America, because our trade dress laws protect companies from imitators. In fact, the very first iMac was imitated by an American company called eMachines with a product called the E1. It was clearly a knockoff of the wildly popular iMac, but it didn't do too well since Apple successfully sued the company through a trade dress claim. Now, clearly Apple felt Samsung was doing the same thing by ripping off the iPhone and iPad's trade dress for their various devices, and as you can see from this picture, there are quite a few striking similarities that aren't likely due to sheer coincidence. The Motorola Edge 70 Pro is setting a new benchmark. इसमें मिलता है 50 megapixels pro grade camera with Sony Retina 710 delivering. Next is trademark infringement, and this is where things get a little obvious, because while Samsung may have been able to argue that the similarity in hardware design was incidental, the similarities in software elements like the icons became much more difficult to defend. There are literally hundreds of ways to design any given icon, and in many cases, Samsung just so happened to choose the same visuals as Apple. And third was infringement of design patents. These included the home screen icon layout, the form factor of the iPhone's chassis, and the screen and button designs. So if we add all of that up, we have claims ranging from branding to software design to hardware design. Essentially, every major component of these select Samsung devices Apple claimed were copied from their iPhone. And what did the court think of all this? Well, they ruled in Apple's favor. They ordered Samsung to compensate Apple $1 billion for their infringements and to never do it again in the future. But this wasn't the end of the story. In fact, the two companies were just getting warmed up. Samsung ended up appealing the verdict and countersued, claiming some of Apple's products were infringing on their patents. This legal back and forth continued for years, with both sides enjoying some wins and suffering some losses. Apple managed to ban Samsung's Galaxy Tab from Germany, which forced the company to redesign the device, but Apple was also found guilty of infringing on Samsung's cellular data patent with the AT&T iPhone 4, 3GS, and 3G, as well as models of the original iPad and iPad with 3G data radios, which meant Apple would be banned from selling AT&T models of some iPhones and iPads in the US. But the White House had a chance to veto the decision, which is exactly what President Obama did. Now, the 7-year-long lawsuit war came to an end in June 2008 when Apple and Samsung agreed on an undisclosed settlement. Although it's unknown what that settlement was, it's worth considering how much damage the entire ordeal had on both companies and how little each were compensated in return. But clearly Apple saw the legal battle as a victory when they released this statement. We believe deeply in the value of design, and our teams work tirelessly to create innovative products that delight our customers. This case has always been about more than money. Apple ignited the smartphone revolution with the iPhone, and it is a fact that Apple blatantly copied our design. It is important that we continue to protect the hard work and innovation of so many people at Apple.
We're grateful for the jury for their service, and pleased they agree that Samsung should pay for copying our products. Samsung declined to comment. Now, you'd probably imagine that after all those lawsuits, Apple and Samsung would want nothing to do with each other, but it turned out to be quite the opposite. Because Samsung still provides Apple with crucial components for their most popular products, the iPhone X's beautiful OLED display was brought to you by Samsung, as well as its memory chip. And the revenue generated by these component sales are staggering. Samsung earned $110 for each iPhone X sold, and since Apple sold an estimated 130 million units, that adds up to over $14 billion for Samsung. Compare that to the component revenue of their own Galaxy S8 at $10 billion, and you begin to understand how symbiotic the relationship is between the two companies. Apple relies on Samsung to provide high-quality components that can be mass-produced at scale, while Samsung relies on Apple to buy the components they make. So the destruction of either company would be detrimental to the other. And I think that's why Tim Cook dialed back on the aggressive stance Steve Jobs took on the Android and Samsung case back in 2010. Jobs said, "I will spend my last dying breath if I need to, and I will spend every penny of Apple's $40 billion in the bank to right this wrong. I'm going to destroy Android because it's a stolen product. I'm willing to go thermonuclear war on this." And although he was referring to Android in that specific quote, those feelings extended to other companies like Samsung, who he thought were also copying Apple's products. Introducing Motorola Edge 70 Pro. Seize the night. Hello, Moto. But in 2012, Tim Cook made it clear that he preferred a different approach. He said, "I'd highly prefer to settle versus battle. But you know the key thing that's very important is that Apple doesn't become the developer to the world. I've always hated litigation. We need people to invent their own stuff." So although Cook wasn't interested in dragging out Apple's legal disputes against Samsung, he was interested in relying on Samsung less for components, because in 2018, Apple reportedly added LG as a supplier of OLED displays, who began test runs of mass-produced panels near the end of 2018, and many believe Apple will begin using LG panels in the new iPhones released later this year. This will not only improve supply chain reliability, but also give Apple negotiating power with both suppliers, hopefully resulting in less expensive panels. But that isn't to say Apple and Samsung are growing apart, because just a couple months ago, the companies announced a deal that took many tech fans by surprise, and it was that Apple would bring iTunes movies and TV shows to Samsung smart TVs in addition to AirPlay 2 support. Which means not only will users be able to access their existing iTunes library and buy or rent movies and TV shows from the iTunes Store, but they'll also be able to play videos, photos, music, podcasts, and more from Apple devices directly to Samsung smart TVs, something that was previously only possible with the Apple TV set-top box. And this is another great example of Apple and Samsung working together in a way that benefits both companies. Samsung will likely sell more TVs since they'll have iTunes and AirPlay, and Apple will likely sell more movies and TV shows since there'll be more people shopping on the iTunes Store. So we've recognized that Apple's relationship with Samsung has had its ups and downs, and it's true that they're direct competitors in a number of markets, but moving forward, I think we'll see more cooperation between these two companies rather than conflict, mainly because they've both been challenged by a new rival, Huawei. They're a Chinese-based consumer electronics company that has been exploding in popularity thanks to their inexpensive, high-quality smartphones. Apple and Samsung both made a concerted effort to expand their presence in China to take advantage of their larger consumer market and growing economy, but things didn't go as planned for either company, since Chinese manufacturers like Huawei disrupted the market by undercutting the iPhone and Galaxy while still offering full-featured premium phones. In fact, in the last quarter of 2018, Apple's worldwide smartphone market share dropped 2 percentage points, and Samsung's dropped 1 percentage point, all while Huawei managed to grow their hold on the smartphone market by 4 percentage points, which means they're one of the only companies not experiencing slowing smartphone sales. So it seems as if Apple and Samsung have more or less become natural allies in the last couple years. They ended the lawsuit war, they're striking deals to help each other access more paying customers, and they still cooperate on component manufacturing.
But only time will tell if this trend toward friendliness will continue, or if a new disagreement will cause a divide between the two companies yet again. Now, if you want early access to my next video, be sure to join our Patreon community, and don't forget about our affordable new iGenius. Yes. Now what you understood by this? आपके बहुत सारे अभी questions थे, बहुत सारी चीजें थी. Now just give me a brief about what you saw and heard. जी, please. लाइक एप्पल ने हमेशा बोला इसको सैमसंग को कि सैमसंग ने एप्पल के सारे डिजाइन्स और सारी चीजें स्टील करी एंड देन दे हैव मैन्युफैक्चर दिस प्रोडक्ट. बट रियलिटी में क्या है? व्हाट वाज द रिजल्ट? 7 ईयर जो कि एक लॉन्ग बैटल, एक लीगल बैटल चली दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के बीच. व्हाट वाज द रिजल्ट? Yes, anybody? What's your take on this? Nobody is willing to participate? You need more time to think about it? Yeah, what's the reason? Okay, I'll brief you quickly. So that was the basic reason. No, this legal battle came into picture. They started off with a partnership. वहाँ पे the CEO of Samsung meets the CEO of Apple, Steve Jobs, and no, their partnership began. Then Samsung analyzes know how the Apple iPhone is built. Some sort of a reverse engineering happened. Samsung put in certain customers say design features and product design features in the Samsung, and Apple then sued Samsung of the infringement of the patent. Like I told you, as patent is very important part of our innovation. So then Apple sued Samsung, and this legal battle continues for like 7 years. So then there were at the same time Samsung also put in certain points wherein Apple was also found to infringe the certain design components been used by Samsung, and this continues, and ultimately no, Samsung was say put in into the picture, and Samsung was say found guilty at certain point wherein right. So they both were found at certain point the guilty, but the majority is Apple won the initial case in 2012. How it started off. Samsung won the case in 2016, and ultimately the overall case ended in a settlement in 2018, wherein nobody was a clear winner. 2012 में जूरी ने अवार्ड करा $1 बिलियन एप्पल को towards damages. Right, there were certain mixed rulings and everything happened. Then major comeback by Samsung was in the year 2016 when the Apple cannot claim total profit of a phone for partial design infringement. And these things continued, and thereby no, the final closure happened, and wherein you can say that nobody was a clear winner. But this is how what I was talking about. No, when you are taking such a strategic decision, when you are outsourcing, when you are like putting it no certain components, then whether you have to continue with your no decision of manufacturing, or you are going for no a different
you are going for in-house or you are going for outsourcing, then these are the certain things that plays a critical role. So this is something which you have to keep in mind. And this is a classical case of Samsung versus Apple, no, which highlights such components. Right. Now, talking about make or buy framework, I think this has been best explained by this particular case. So, internal production is cost effective or it is generally strategic, but when you are going for external, uh, your cost efficiency and cost advantages are some of the factors which is not in your hands and it may go beyond. The factors that you generally take this decision is based upon the cost, the quality, the lead time, and of course, the most important is what value proposition a particular product or a decision is going to add in terms of maybe the customer value, in terms of the product value, in terms of the overall the value which a product can create. Now, generally, these factors will keep on talking about these factors that generally influences my make or buy decision. Of course, the cost and price is one of the prime factors, and believe me, operations manager always talks about no cost and price because he's very much conscious about this fact. Then supply capabilities and reliability is something which you have to look for. मेरे supplier कितने capable हैं, उनकी reliability क्या है? This is something which you have to look for. Then quality and consistency is again one of the factor which you have to look in for. Then strategic importance and competitive advantage. What say strategic importance I am getting and what kind of a competitive advantage I would be getting when we are talking about make or a buy decision. Generally, when we are talking about the outsourcing strategies, we can either go for total outsourcing, wherein मैं अपने सारे functions को ही outsource कर देता हूँ, और I may से गो फॉर द सिलेक्टिव आउटसोर्सिंग, जहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सारी चीज़ों को मैं आउटसोर्स नहीं कर सकता हूँ, बट व्हाट आई विल डू द सिलेक्टिव आउटसोर्सिंग, और मैं कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस को ही आउटसोर्स करता हूँ। और मैं आई मे ऑल्सो टेक अपॉन द जॉइंट वेंचर, जहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कोलैबोरेशन करता हूँ अपने सप्लायर्स के साथ, एंड देयर बाय सप्लायर्स कैन गेट सर्टेन बेनिफिट आउट ऑफ मी एंड आई मे गेट सर्टेन बेनिफिट आउट ऑफ सप्लाई माय सप्लायर। तो वहाँ पे both can be in a win-win situation. So these are generally the three major points wherein we do it. Uh, so like outsourcing and manufacturing की अगर मैं बात करूँ तो एक क्लासिकल एग्जांपल है, एप्पल आउटसोर्स करता है आईफोन के प्रोडक्शन को फॉक्सकॉन से। उसका फोकस क्या रहता है, कॉस्ट ताकि उसका कम हो सके, और उसकी एक्सपर्टीज जो है इट कुड बी मोर स्पेशलाइज्ड. So the strategic decision is to focus more on design and marketing rather than focusing on the core the elements of the production. So this is what Apple is doing. Okay, I think we'll not move forward. We can because we have discussed so many things. We can keep this rest of the part of this unit for the next class. So any questions till now in say outsourcing or make or buy decision, or as an organization, how to go about it? What could be the factors? We talk about these factors, what could be the factors that plays an important role, whether it's your cost factor, quality factor, it's your time factor, or sometimes your supply chain also plays a very critical role while going for a make or a buy decision. As an operations manager, you'll always get say uh, I would say there would be instances when you have to select upon a decision whether you are say going for a say in-house development, or you are going for outsourcing. If you are thinking of developing everything, you cannot do it in this entire world. If you are thinking of outsourcing, then your operational capabilities, it would be a big question mark. No, what is your operational capabilities? So these are the things which in your mundane activities or in your real time, you'll face such kind of an issues, and you have to handle it carefully. Always
your strategy should be based on these factors. If these factors are missing, then your strategy is lacking. Then when I'm talking about strategy in this, I'm differentiating it from planning, because my operational planning would be different. But when I'm talking about my operational strategy, it is giving me a competitive advantage by utilizing my say operation strategy while aligning my business processes, while aligning my core competencies. How can I be distinguished in the market? So this is what operational strategy is providing or helping me out with. So this is the discussion, our major points of discussion that we had today. So if you have any questions, feel free to ask. If not, No, sir. Thank you. okay, great. So Bharti, one last thing, you get the classes, Yes, sir. you ask the coordinator and get the classes offline schedule for Sunday. Then maybe certain, Okay, sir. say in the physical class, we'll do certain one or two activities, we'll also do it, right? And Okay. then we'll take it forward. So, okay, guys, if no more questions, then we can end this session. Thank you so much. Have a nice and a wonderful evening. Take care. सर एक चीज पूछ रही थी, जो अपनी एनालिटिक्स की क्लास है ये भी कितनी और मतलब इसका यूनिट्स हमारे रहेंगे अभी, मतलब इसी दो अभी तो हैं, we have 3+ units, भारती. वही मैं पूछ रही थी क्योंकि अभी ऑफलाइन क्लास भी 3 रह गई है ना मोस्टली. हाँ, तो we'll do it in the required classes, but you let me know in advance कि कितनी classes हैं, and then we'll plan it accordingly. सर अभी इन्होंने डेडलाइन 3 संडे से पेंडिंग है अभी, अपकमिंग 3 संडे तक ये चलेगा ऑफलाइन क्लास. ठीक है, we'll do it then. ओके सर. Okay, thank you so much, guys. So we are ending this meeting. Thank you. Take care. थैंक यू सर. गुड नाइट Yeah. सर. थैंक यू सो मच. Good night. Thank You you all and good can night, leave sir. now. Thank you, Rahul. Thank you, everyone.